वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर और लाइफ पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ माया एंजेलो द्वारा लिखी गई पोइम आई नो वाई द केज्ड बर्ड सिंग्स की एक्सप्लेनेशन एंड डिटेल समरी एंड एनालिसिस। इससे पहले कि हम लोग अपनी मेन वीडियो की तरफ बढ़े, थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं माया एंजेलो के बारे में। माया एंजेलो बॉर्न मार्गरेट एनी जॉनसन वॉज एन अमेरिकन पोइट, मेमोरिस्ट एंड सिविल राइट एक्टिविस्ट। वो एक अमेरिकन पोइट हैं, मेमोरिस्ट हैं और सिविल राइट मूवमेंट में भी उन्होंने एक अहम योगदान दी थी, एक अहम रोल प्ले किया था। शी पब्लिश 7 ऑटोबायोग्राफीज। उन्होंने 7 अपनी 7 आत्मकथाएं लिखी हैं, 3 बुक्स ऑफ एसेस, 3 एसेस की किताबें लिखी हैं और बहुत सारी पोइट्री की किताबें लिखी हैं। एंड इज़ क्रेडिटेड विद द लिस्ट ऑफ प्लेज। उसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारे नाटक्स लिखे हैं, बहुत सारी मूवीज़ और टेलीविज़न शोज़ भी लिखे हैं। तो उनका करियर जो है लगभग 50 साल के टाइम पे स्पेंड करता है। शी रिसीव डजन्स ऑफ अवार्ड्स एंड मोर देन 50 ऑनरेरी डिग्रीज। और उनको उनकी इन्हीं कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए बहुत सारे इनामों के साथ और लगभग 50 के करीब ऑनरेरी डिग्रीज के साथ उनको सम्मानित किया गया है। एंजेलो इज़ बेस्ट नोन फॉर हर सीरीज ऑफ 7 ऑटोबायोग्राफी विच फोकसेस ऑन चाइल्डहुड एंड अर्ली अडल्ट एक्सपीरियंसेस। एंजेलो को उनकी 7 सीरीज़ ऑफ 7 ऑटोबायोग्राफीज़ के लिए जाना जाता है, जिनमें वो अपने बचपन की बात और अपनी जवानी के तजुर्बों को शेयर करती हैं। द फर्स्ट आई नो वाई द केज्ड बर्ड सिंग्स टेल्स ऑफ हर लाइफ अप टू द एज ऑफ 17। और आई नो वाई द केज्ड बर्ड सिंग्स जो है उनकी 17 साल की उम्र तक का पड़ाव बताती हैं। और ये एक मात्र ऐसी पोइम है जिस पोइम ने उनको इंटरनेशनली एक्लेम दिलाया था। उनको सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के कवियों की श्रेणी में ला के खड़ा कर दिया गया था। ये थी हमारी एक ब्रीफ सी डिस्क्रिप्शन माया एंजेलो के बारे में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर मेन टॉपिक, दैट इज़ माया एंजेलोस आई नो वाई द केज्ड बर्ड सिंग्स। तो इससे पहले कि मैं पोइम को स्टार्ट करूं तो मैं आपको थोड़ी सी ओवरव्यू दे देता हूं। इस पोइम में पोइट ने 2 पंछियों का जिक्र किया है, एक है फ्री बर्ड, एक है केज्ड बर्ड, और दोनों को मेटाफर के तौर पे यूज़ किया। मेटाफर वो कंपैरिजन होता है जब हम लोग 2 ऐसी चीज़ों की तुलना करते हैं जो दूर दूर तक एक जैसी नहीं है। जैसे यहाँ पे पक्षियों की तुलना इंसानों के साथ की गई है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं दोनों चीज़ें एक दूसरे के कोसों दूर है, एक जैसी नहीं है, फिर भी उन दोनों की तुलना की गई है। और इस पोइटिक डिवाइस को हम लोग मेटाफर का नाम दे देते हैं। और इस पोइम में पोइटस बेसिकली फ्री बर्ड को वाइट अमेरिकन्स का प्रतीक मानता है और केज्ड बर्ड को, पिंजरे में कैद पंछी को, ब्लैक लोगों का प्रतीक मानता है। और वो ये मानता है कि जो वाइट लोग हैं उनको आज़ादी है हर तरीके का काम करने की, उसको पश्चिमी समाज में हर प्रकार के हक प्रदान किए गए हैं। वहीं पे ब्लैक लोगों के साथ भेद भरा बर्ताव किया जाता है। उनका हाल बिल्कुल उसी पिंजरे में कैद पक्षी के जैसा है जो उड़ना भूल चुका है, जो आत्मनिर्भर होना भूल चुका है, जिसको बराबर हक नहीं दिए गए हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे उन्होंने फ्री बर्ड और केज्ड बर्ड के मेटाफर के ज़रिए केज्ड बर्ड के मेटाफर के ज़रिए उन्होंने ब्लैक लोगों का वाइट लोगों के द्वारा जो शोषण होता है उसका भी एनालिसिस किया है। सो नाउ स्टार्ट विद द पोएम। ए फ्री बर्ड लीप्स ऑन द बैक ऑफ द विंड एंड फ्लोट्स डाउन स्ट्रीम टिल द करंट एंड्स एंड डिप्स हिज विंग इन द ऑरेंज सन रेज एंड डेयर्स टू क्लेम द स्काई। द प्रेजेंट पोएम आई नो वाई द केज्ड बर्ड सिंग्स हैज़ बीन रिटन बाय माया एंजेलो, वन ऑफ द फेमस अमेरिकन पोइटस इन इंग्लिश। तो ये पोएम जो है वो माया एंजेलो द्वारा लिखी गई है। मोस्ट ऑफ दी पोइम्स डील विद द कंडीशन ऑफ ब्लैक पीपल एंड वुमेन इन द सोसाइटी। उनकी ज़्यादातर कविताएं ब्लैक लोगों और औरतों के साथ जो बुरा बर्ताव किया जाता है उसी के ऊपर आधारित होती हैं। द प्रेजेंट पोइम ऑल्सो डील्स विद द सेम आइडिया। और उनकी मौजूदा पोइम जो है वो भी इसी प्रकार के विचार को दिखाती है, जहाँ पे वो लोग
कीड बर्ड के थ्रू ब्लैक लोगों के साथ जैसा बर्ताव किया जाता है उसको दिखाने की उन्होंने कोशिश की है। सो द सिम्बल्स ऑफ द कीड बर्ड एंड द फ्री बर्ड, शी हैज़ प्रेजेंटेड द कंडीशन ऑफ द ब्लैक्स एंड वाइट पीपल ऑफ अमेरिका। फ्री बर्ड और कीड बर्ड के थ्रू उन्होंने वाइट और ब्लैक लोगों का अमेरिका और पश्चिमी देशों में उनके कैसे हालात हैं उस चीज़ को बताने की कोशिश की है। ही टेल्स दैट द ब्लैक पीपल आर लुक डाउन बाय द वाइट अमेरिकन्स ओनली बिकॉज द कलर ऑफ द स्किन इज़ ब्लैक। वो बताती हैं कि उनका ब्लैक लोगों का अमेरिका की वाइट लोगों के द्वारा बहुत शोषण किया जाता है, बहुत बुरा बर्ताव किया जाता है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनके कलर का स्किन का कलर जो है ब्लैक। हम लोग देख सकते हैं कि जो ब्लैक लोग हैं, निग्रोस हैं, वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के शिकार हैं वाइट लोगों के हाथों से। इन दीज लाइन्स द पोइटेस हैज़ यूज्ड मेटाफर ऑफ द फ्री वर्ड फॉर द वाइट्स। इन लाइन्स में उन्होंने फ्री वर्ड को वाइट लोगों के लिए मेटाफर यूज़ किया है एंड द मेटाफर ऑफ द कीड बर्ड टू रिप्रेजेंट अफ्रीकन अमेरिकन पीपल ऑफ अमेरिका, और कीड बर्ड को अफ्रीकन अमेरिकन या निग्रोस के लिए प्रतीक के तौर पे यूज़ किया है। द पोइट डिलिनिएट्स द ब्यूटीफुल साइट ऑफ ए फ्री बर्ड हु डेयर्स टू कनक्वर द होल स्काई। पोइट ने बड़े ही खूबसूरत शब्दों से एक आज़ाद पक्षी के भावनाओं को व्यक्त किया है जो कि कहीं पे भी उड़ के जाने के लिए आज़ाद है और वो ये भी कहे कि पूरा आकाश उसका है तो कुछ गलत नहीं है। इट लिव्स ऑन द ब्लोइंग विंड एंड एन्जॉयज़ द थ्रिल ऑफ फ्लाइंग विद द करंट ऑफ द विंड। वो कुछ भी करने के लिए, कहीं भी जाने के लिए, कहीं पे भी उड़ने के लिए आज़ाद है। इट टचेज द ग्लोइंग ऑरेंज सन वाइल इट सेपरेटेड विंग फेयरलेसली अक्रॉस द फ्राई। वो ऑरेंज की सूरज की सुनहरी किरणों को अपने पंखों से छूता है, आकाश में बिना किसी डर के उड़ता है। फ्री बर्ड इज़ करेजियस एनफ टू कॉल द स्काई इट्स ओन बिकॉज इट कैन टच द स्काई ड्यूरिंग इट्स फ्लाई। और वो इस चीज़ को कहने के लिए भी पूर्ण तौर पे आज़ाद है कि पूरा आकाश उसी का है। इन अदर वर्ड इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू से दैट द मेटाफर ऑफ फ्री बर्ड द पोइटेस हैज ट्राई टू प्रेजेंट द कंडीशन ऑफ वाइट पीपल इन अमेरिकन सोसाइटी। तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि फ्री बर्ड को एज अ प्रतीक मान के उसने वाइट लोगों का कंडीशन बताने की कोशिश की है जो उनकी अमेरिका के समाज में है। शी टेल्स दैट फ्री बर्ड वाइट अमेरिकन आर फ्री टू डू एनीथिंग इन द अमेरिकन सोसाइटी। वो कहते हैं कि जैसे आज़ाद पक्षी कुछ भी करने के लिए आज़ाद है, उसी प्रकार से अमेरिकन समाज में वाइट लोगों को हर प्रकार की आज़ादी प्रदान की गई है, उनको हर प्रकार की सहूलत दी गई है। दे कैन क्लेम होल अमेरिका एज देयर ओन एज द फ्री बर्ड क्लेम्स द होल स्काई इज इट ओन। जैसे आज़ाद पक्षी पूरे आकाश को अपना कह सकता है, उसी प्रकार से वो पूरे अमेरिका को अपना मान के चलते हैं क्योंकि उनके साथ उनको बराबर हक, उनको हर प्रकार की फैसिलिटी, उनको हर प्रकार की लिबर्टी, फ्रीडम प्रोवाइड की गई है। इन अदर वर्ड्स इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू से दैट वाइट अमेरिकन्स आर फ्री टू डू एनीथिंग लाइक द फ्री बर्ड इन द स्काई। तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि यहाँ पे फ्री बर्ड को सिंबल मान के उन्होंने वाइट अमेरिकन्स की कंडीशन बताई है। जैसे फ्री बर्ड कुछ भी करने के लिए आज़ाद है, वैसे ही अमेरिकन सोसाइटी में और दूसरे पश्चिमी देशों में वाइट लोग जो हैं वो कोई भी काम करने के लिए किसी प्रकार का भी हक, राइट जो है उनको प्रदान किए गए हैं। Coming on to our next stanza, but a word that stalks down his narrow cage can seldom see through his bars of rage. His wings are clipped and his feet are tied, so he open his throat to sing. तो अब यहाँ पे पोइट दूसरे स्टेंजा में केज्ड बर्ड के थ्रू ब्लैक लोगों की कंडीशन बताने की कोशिश कर रहा है। वो कह रहा है कि जिस प्रकार से एक पिंजरे में कैद पक्षी को सिर्फ उतना ही आकाश अपना नज़र आता है जितना आकाश उसको पिंजरे की सलाखों से नज़र आता है, और वो इतना ज़्यादा उसके जहन में गुलामी की भावना बढ़ जाती है। हम लोगों ने देखा होगा घरों के अंदर हम लोगों ने कबूतर रखे होते हैं, हम लोग कबूतर को आकाश में छोड़ते हैं शाम को उड़ने के लिए, तो वो उड़ के फिर उसी घर की छत के ऊपर आप बैठ जाते हैं। क्योंकि वो लोग इतने ज़्यादा निर्भर हो चुके हैं वो हमारे ऊपर कि उनके अंदर आज़ादी की भावना ही ख़त्म हो चुकी है, उनकी जहन में गुलामी बस चुकी है। बिल्कुल उसी प्रकार से ब्लैक लोगों के जहन के अंदर भी इतना बुरा बर्ताव सहते हुए उनके अंदर भी गुलामी की भावना जो है वो घर कर चुकी है। इसीलिए वो अपने विद्रोह को बताने के लिए, अपनी आज़ादी को हासिल करने के लिए विद्रोह भरे गीत गाना शुरू कर देते हैं। इन दिस पोइम द पोइट हैज़ यूज्ड मेटाफर ऑफ द फ्री बर्ड टू रिप्रेजेंट द
whites while she has used the metaphor of the caged bird to represent the black people। तो इन लाइंस में हम लोग देख सकते हैं कि पोइटस ने वाइट फ्री बर्ड को रिप्रेजेंट किया है वाइट लोगों की कंडीशन बताने के लिए, और केज बर्ड को यूज़ किया है ब्लैक लोगों की कंडीशन बताने के लिए। द पोइट सेज दैट द केज बर्ड इज़ कन्फाइंड इन हिज केज। वो कहता है कि जैसे केज बर्ड केवल अपने पिंजरे में सीमित होकर रह जाता है। ही इज़ फीलिंग एंग्री बट ही इज़ क्वाइट हेल्पलेस बिकॉज हिज विंग्स आर क्लिप्ड एंड हिज फीट आर टाइड। उसे गुस्सा भी आता है कि वो पिंजरे से आज़ाद हो जाए, बट उसको उसके पैर बांध दिए गए हैं, उसको सलाखों के पीछे कैद कर दिया गया है। नाउ ही हैज़ डिसाइडेड टू रेज हिज वॉइस अगेंस्ट दी ग्रेव इनजस्टिस। और अब उसने ये निर्णय लिया है कि वो इस बड़े लेवल पे हो रहे अन्याय के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाएगा। तो दूसरे शब्दों में हम लोग ये कह सकते हैं, इन अदर वर्ड वी कैन सी दैट थ्रू दिस लाइन द पोइटस हैज प्रेजेंट द मर्सीफुल कंडीशन ऑफ ब्लैक इन द वेस्टर्न कंट्रीज। तो इन पंक्तियों के ज़रिए पोइटस ने अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों में रहने वाले ब्लैक लोगों की तरस योग दयनीय कंडीशन का व्याख्यान किया है। द पोइटस वॉन्ट्स टू से दैट अ कलर्ड पर्सन इज़ नॉट गिवन हिज बेसिक लिबर्टीज़। वो बताती है कि किस प्रकार से ब्लैक लोगों को उनके रंगों के कारण बराबर हक बराबर आज़ादी नहीं दी जाती। ही इज़ नॉट अलाउड टू एंटर एनी प्रोफेशंस। उसको अपने मनपसंद के प्रोफेशन में एंटर करने की आज़ादी नहीं दी जाती। जॉब्स के ऊपर भी जब वो लोग जाते हैं तो उनके रंग को देखकर उनके अंदर क्वालिटी टैलेंट क्वालिफिकेशन होते हुए भी उनको जॉब नहीं दी जाती। ही इज़ कन्फाइंड टू ओनली मीनियल जॉब्स। उनको केवल छोटी जॉब्स के लिए ही सीमित रख दिया गया है। देयरफॉर ही कैन नॉट डेवलप हिज पोटेंशियल। इसीलिए उनको ऐसा लगता है जैसे पिंजरे में कैद पक्षी बाहर आज़ाद होकर भी आज़ाद नहीं हो पाता, बिल्कुल उसी प्रकार से उसे लगता है कि ऐसे माहौल में वो भी अपनी काबिलियत को, अपने क्वालिटीज़ को पूरे तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते। दी कलर्ड पर्सन हैज़ ऑलरेडी टॉलरेटेड दिस ग्रेव इनजस्टिस अ लॉट। नाउ ही हैज़ डिसाइडेड टू रेज हिज वॉइस अगेंस्ट दिस ग्रेव इनजस्टिस। अंत में वो बताती है कि ब्लैक लोगों ने बहुत लंबे समय तक इस भेदभाव को सह लिया है। अब उनकी सहन शक्ति खत्म हो चुकी है। अब समय आ चुका है जब वो इस अन्याय के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाना शुरू कर रहे हैं। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट थ्रू दीज लाइन्स द पोइट हैज़ ट्राइड टू प्रेजेंट द मिजरेबल कंडीशन ऑफ ब्लैक पीपल इन अमेरिका एंड अदर वेस्टर्न कंट्रीज वेयर दे आर नॉट गिवन इक्वल राइट्स कंपेयर टू वाइट पीपल। तो हम लोग साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पे पोइटस ने किस प्रकार से ब्लैक लोगों के साथ अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों में भेदभाव किया जाता है, किस प्रकार के उनको बराबर हक नहीं दिए जाते, उस चीज़ को बताया है। इवन सेपरेट स्कूल्स एंड कॉलोनीज वर मेड। वो कहती है कि यहाँ तक कि उनके पढ़ने के लिए अलग स्कूल बना दिए गए हैं और उनको हाई एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड ही नहीं की जाती। उनके रहने के लिए अलग कॉलोनीज बना दी गई हैं और ये कह दिया गया है कि वो ना वाइट स्कूल्स के अंदर ना वाइट एरियाज़ के अंदर आ सकते हैं। इवन एट दैट टाइम और जॉब देयर कलर कम्स फर्स्ट बिफोर देयर टैलेंट एंड क्वालिटी। यहाँ तक कि नौकरी के समय भी उनके गुणों से पहले उनका रंग देखा जाता है। रंग अगर काला होता है तो उनके अंदर सब काबिलियत होते हुए भी उनको जॉब नहीं दी जाती। दे वर नॉट अलाउड टू एंटर इन द पब्लिक प्लेसेस लाइक पार्क्स, होटल, ट्रेन। उनको आम जनता के लिए बनी जगहों के ऊपर एंटर करने की अनुमति नहीं दी जाती, जैसे पार्क्स हो गए, होटल्स हो गए, ट्रेन्स हो गई। दे वर ऑफन थॉट एज क्रिमिनल एंड वर सेंट टू जेल विदाउट एनी फेम। उनको ये माना जाता है कि समाज में जितना भी जुर्म हो रहा है, बुराई हो रही है, उसका कारण ब्लैक लोग हैं और कई बार तो उनको बिना किसी जुर्म के, बिना किसी सबूत के जेल में डाल दिया जाता है। इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू से दैट ब्लैक अफ्रीकन्स फील्स एज इफ द चेन्स ऑफ स्लेवरी हैव ग्रिप्ड देयर फीट एंड माइंड लाइक द केज बर्ड। बिल्कुल जिस प्रकार से केज्ड बर्ड को जब आज़ाद भी करते हैं वो दोबारा उसी पिंजरे में आके बैठ जाता है, बिल्कुल उसी प्रकार से ब्लैक लोगों को लगता है कि उनके माइंड को गुलामी की जंजीरों ने जकड़ रखा है और वो चाहते हैं कि अब उन जंजीरों को तोड़ के वो अपने जहन और अपने आप को गुलामी से और उन हालातों से निजात दिला लें। सो वी कैन से दैट द चेन्स ऑफ स्लेवरी हैव टाइड द माइंड ऑफ द ब्लैक पीपल। Coming on to our third stanza, the caged bird sings with the fearful trill of things unknown but long for still, and his tune is heard on the distant hill, or the caged bird sings of freedom। तो इन पंक्तियों में वो क्लियरली बताता है कि किस प्रकार से केज्ड बर्ड उन अज्ञात चीज़ों के बारे में गा रहा है जिन चीज़ों को वो हासिल करना चाहता है। वो अज्ञात चीज़ें कौन सी हैं? इक्वल राइट्स ऑफ फ्रीडम, लिबर्टी, हैप्पीनेस और
फिर जब वो देखता है कि वो चीज़ें अभी उससे दूर है, फिर उन चीज़ों के बारे में गाना शुरू कर देता है। तो देखते हैं, इन दीज लाइन्स द पोइटेस टेल्स दैट The caged bird is deprived of his freedom. He longs for his freedom and sings with fearful quiver. वो कहता है कि जैसे केज्ड बर्ड को उसकी आज़ादी से अलग थलग कर दिया गया है, वो अपनी आज़ादी के कामना करता है और अपनी आज़ादी के लिए गीत गा रहा है डरता हुआ। ऑल दी ब्यूटीज ऑफ दिस वर्ल्ड आर अननोन टू हिम। वो कह रहा है कि इस दुनिया की सारी खूबसूरती उसके लिए अज्ञात है, क्योंकि उसकी सारी दुनिया तो उस पिंजरे की चार दीवारी में कैद होकर रह गई है। ही लॉन्ग्स फॉर दिस ब्यूटी, ही सिंग्स अ सॉन्ग दैट कैन बी हर्ड ऑन द डिस्टेंट हिल। इसीलिए वो आज़ादी के लिए, अपनी आज़ादी के लिए गाना गा रहा है। इन अदर वर्ड्स द पोइटेस वांट्स टू से दैट द ब्लैक मैन इज़ डिप्राइव्ड ऑफ हिज बेसिक फ्रीडम। दूसरे शब्दों में ये कहा जाए तो गलत नहीं है कि जैसे केज बर्ड को उसकी आज़ादी से अलग थलग कर दिया गया, बिल्कुल उसी प्रकार से ब्लैक लोगों को भी उनकी बेसिक आज़ादी जो है, बेसिक हक जो है, वो वाइट समाज ने छीन लिए हैं। ही इज़ नॉट अलाउड टू एंटर इनटू एनी प्रोफेशन। उसको उसके मनपसंद प्रोफेशन में एंटर करने की कोई अनुमति नहीं दी गई। ही डज नॉट नो एनीथिंग अबाउट दिस प्रोफेशन। वो लोग ये मान के चलते हैं ब्लैक लोगों के पास किसी प्रकार की नॉलेज नहीं है। ही लॉन्ग्स टू डेवलप हिज फुल पोटेंशियल। वो चाहते हैं कि वो अपनी पूरी काबिलियत को डेवलप करें, बट जब उनको ऐसे हालातों का सामना करना पड़ता है तो उनको ऐसा लगता है कि शायद वो अपनी काबिलियत का विकास नहीं कर सकते। हिज वॉइस इज़ हर्ड एट डिस्टेंट हिल। इन दिस लाइन देयर इज़ अ बिब्लिकल रेफरेंस। इसमें उसने एक बाइबल की भी रेफरेंस दी है। द ब्लैक मैन इज़ वेटिंग फॉर अनदर मोजेस टू कम टू लिबरेट हिज रेस। तो जिस प्रकार से जीसस क्राइस्ट आए थे अपनी लोगों का कल्याण करने, बिल्कुल वैसे ही ब्लैक लोग भी मोसेस का वेट कर रहे हैं कि कोई मोज आए और उनको इस गुलामी की जंजीरों से आज़ादी दिलाए। सो वी कैन से दैट इन दीज लाइन्स द पोइटेस हैज़ ट्राइड टू प्रेजेंट द कंडीशन ऑफ ब्लैक पीपल वेयर ब्लैक पीपल फील एज इफ दे हैड नॉट बीन गिवन इक्वल राइट्स एंड राइट टू द फ्रीडम इज ऑल्सो curtailed बाय डिस्क्रिमिनेशन बीइंग डन विद देम ऑन द बेसिस ऑफ कलर। तो हम लोग देख सकते हैं कि इन पंक्तियों के अंदर पोइटेस ने ब्लैक लोगों की तरसयोग हालातों को व्याख्यान किया और ये भी बताया किस तरीके से उनको बराबर हक नहीं दिए जाते, यहाँ तक कि उनकी आज़ादी को भी उनसे छीन लिया जाता है रंग के आधार के ऊपर भेदभाव करते हुए। द फ्री बर्ड थिंक्स ऑफ अनदर breeze and the trade winds soft thou the singing trees and the fat worms waiting on a डाउन ब्राइट लॉन एंड ही नेम्स द स्काई हिज ओन। अब फिर से फ्री वर्ड के बारे में पोइट बता रहा है कि वो हवा के एक रुख से, एक लहर से दूसरी लहर पे चला जाता है। वो कहीं पे भी जाके बैठ सकता है, वो जब चाहे उसका मन वो खा सकता है। और ये भी कहा जाए कि वो खुले आकाश को अपना कह सकता है, तो कोई गलत बात नहीं है। वहीं पे वाइट लोगों के भी हालात ऐसे ही हैं। वो अपनी जीविका कमाने के लिए किसी भी जगह पे काम कर सकते हैं। प्रॉस्पेरिटी, पैसा कमाने के लिए उनके पास हज़ारों मौके हैं, वो कहीं पे भी जा सकते हैं। और अनदर ब्रीज का मतलब ये वो दूसरे देश में जाके भी पैसा कमा सकते हैं। उनकी क्वालिटी से पहले उनका वाइट कलर उनको जॉब दिलाने में उनकी मदद कर देता है। और वो पूरी दुनिया को अपना कह ले तो कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि उनके साथ कहीं पे भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। इन दिस लाइन द पोइटेस हैज ट्राइड टू प्रेजेंट द कंडीशन ऑफ the white people through the metaphor of the free world. She tells that where the blacks are not allowed to enter any profession, on the other hand white can do any profession they like. वो कह रही है कि जहाँ पे ब्लैक लोगों को उनके मनपसंद प्रोफेशन क्या किसी भी प्रोफेशन में एंटर करने की अनुमति नहीं है, वहीं पे जो लोग वाइट पीपल हैं वो जो चाहे जिस चाहे प्रोफेशन में जाके एंटर कर सकते हैं। दे कैन ऑल्सो गो टू एनी अदर कंट्रीज टू अर्न मनी। वो यहाँ तक कि दूसरे देशों में भी पैसा कमाने के लिए जा सकते हैं। इवन इन देयर ओन कंट्री दे कैन अर्न लॉट ऑफ मनी। यहाँ तक कि अपने देश में भी वो बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि उनको बराबर हक दिए गए हैं, बराबर मौके दिए गए हैं। दे कैन राइज टू एनी हाइट्स इन देयर लाइफ, द स्काई इज़ द लिमिट फॉर देम। उनके लिए आगे बढ़ने की कोई सीमा नहीं है, वो बहुत ऊपर जा सकते हैं क्योंकि उनको मौके ही इतने दिए जाते हैं। दिस स्टैंजा इज़ हाईली सिम्बॉलिकल इन मीनिंग। इस स्टैंजा में बहुत सारी चीज़ें प्रतीक के तौर पे यूज़ की गई हैं। जैसे द पोइट हैज़ यूज्ड अ मेटाफर ऑफ अनदर ब्रीज फॉर ए फॉरेन कंट्री। जैसे यहाँ पे उसने हवा की लहर का इस्तेमाल किया है। अनदर ब्रीज वो चीज़ उसने यूज़ की है किसी दूसरे देश की
को बताने के लिए। एंड ही हैज़ यूज्ड द मेटाफर ऑफ फैट बॉम्ब्स फॉर ह्यूज प्रॉफिट। और यहाँ पे उसने जो बड़े बड़े कीड़ों की बात की गई है वो है बड़े प्रॉफिट की, कि वाइट लोग किसी भी देश में जा सकते हैं और बड़े प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। द पोइट वांट्स टू से दैट वाइट मैन डज नॉट हैव टू मेक मच एफर्ट टू बिकम रिच। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि इन पंक्तियों में वो ये कहना चाह रहा है कि वाइट लोगों को आगे बढ़ने के लिए ज़्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ती। बट द ब्लैक मैन डज नॉट but the so we can see clearly तो हम लोग देख सकते हैं कि उनको अमीर होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, विकसित होने के लिए ज़्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ती, क्योंकि वाइट लोगों को पहले ही वहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रिविलेजेस, हक प्रदान कर दिए गए हैं जो ऑटोमेटिकली उनको आगे विकसित करती रहती हैं। सो वी कैन एंड वी कैन क्लियरली सी हाउ द ब्लैक पीपल आर डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द कलर एंड स्किन। और हम लोगों को ये भी देख सकते हैं कि ब्लैक लोगों के अंदर काबिलियत, टैलेंट होने के बावजूद भी किस प्रकार उनके स्किन का कलर ब्लैक होने के लिए भेदभाव किया जाता है और किस प्रकार उनके लिए अमीर होना, विकसित होना एक मुश्किल चीज़ हो चुकी है। But a caged bird stands on the grave of dream. His shadow shouts on a nightmare scream. His wings are clipped and his feet are tied. So he opens his throat to sing. और फिर वो कहता है कि जहाँ पे वो वाइट लोगों को हर प्रकार का सपना, हर प्रकार का प्रोफेशन देखने की आज़ादी है, वहीं पे जैसे केज्ड बर्ड के लिए आज़ाद होने का सपना जो है वो दफन हो चुका है, उसी प्रकार से ब्लैक लोगों के लिए अपने सपने, अपनी एम्स, अपनी इच्छाएं जो हैं वो दफन हो चुकी हैं भेदभाव की कब्र के नीचे। उनके लिए वो लोग सुकून भरी ज़िंदगी भी नहीं जी सकते। जैसे रात को कई बार डरावना सपना आ जाए तो हम लोग एकदम से उठ जाते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से उनके लिए ये ज़िंदगी एक डरावना सपना जैसे हो चुकी है। इन दीज लाइन्स द पोएटेस टेल्स दैट the free bird can go anywhere he likes and feeds on fat bomb. He can fly as high as he like and claim the sky on even in the sky. तो इन लाइन में वो कहती है कि फ्री बर्ड कहीं पे भी जा सकता है, उन आकाश को वो अपना कह सकता है। ऑन द अदर हैंड केज्ड बर्ड स्टैंड ऑन द ग्रेव ऑफ हिज ड्रीम। पर दूसरी साइड पे एक कैद पंछी अपने सपनों की कब्र के ऊपर खड़ा है, क्योंकि गुलामी की जंजीरों ने उसके सपनों को, उसके मस्तिष्क को जकड़ लिया। उसी प्रकार से ब्लैक लोग भी अपने सपनों की कब्र के ऊपर खड़े हैं, क्योंकि उनके साथ भेदभाव की जंजीरों ने, उन गुलामी की जंजीरों ने उनके दिमाग को, उनके जहन को अपने अंदर जकड़ के रखा है। बिकॉज all his efforts of getting freedom are curtailed by discrimination done on them। क्योंकि उनकी जितने भी कोशिश थी कि वो अपने हक हासिल कर लें, वो कट डाउन हो गए हैं उन वाइट लोगों के द्वारा, जो ब्लैक लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है उसके द्वारा। द ओनली थिंग ही कैन डू इज़ टू सिंग फॉर हिज फ्रीडम। वो केवल ये कर सकते हैं कि वो आज़ादी का सपना देख सकते हैं, आज़ादी के बारे में गा सकते हैं। द पोइट मीन्स टू से दैट वाइट man is free to adopt any profession. On the other hand, a colored man is confined only to menial job। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि वाइट लोग जो चाहे कर सकते हैं, जिस मर्जी प्रोफेशन में जा सकते हैं, बट ब्लैक लोगों को उन्होंने केवल छोटी जॉब्स के लिए, छोटे कामों के लिए ही रखा है। इट अपियर टू हिम दैट ऑल हिज ड्रीम्स टू अचीव ग्रेट हाइट्स इन लाइफ आर शटर्ड। और ऐसा बर्ताव देख के ब्लैक लोगों को ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में जो उन्होंने ऊपर जाने का और बहुत कुछ हासिल करने का सपना देखा था, वो इस भेदभाव के कारण वो सपना टूट चुका है। लाइफ बिकम्स अ नाइट मेयर फॉर हिम, ही इज़ नॉट फ्री टू गो एनीवेयर। लाइक ज़िंदगी उनके लिए एक डरावना सपना बन चुकी है, वो कहीं पे भी नहीं जा सकते। उनको ये भेदभाव उनको हर जगह पे कट डाउन कर देता है। नाउ द कलर्ड मैन इज़ नॉट रेडी टू सफ़र ऑल दिस इनजस्टिस। बट वो अंत में कहता है कि अब सदियों से इस गुलामी भरे बर्ताव का शिकार होते हुए, इस अन्याय का शिकार होते हुए ब्लैक लोग अब आगे और इस अन्याय को नहीं सह सकते। टाइम आ चुका है, बिकॉज ही हैज डिसाइडेड टू स्पीक अगेंस्ट इनजस्टिस, क्योंकि अब समय आ चुका है जब उन लोगों ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू कर दी है।
In other words, we can say that through these lines, the poet has tried to present the merciful condition of black, where dreams and desires of black people are murdered by the discrimination and their liberty of freedom is curtailed by the chains of slavery. तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि इन पंक्तियों में पोइटस ने ब्लैक लोगों के उन तरसयोग हालातों को बताया है जब ब्लैक लोगों को ऐसा महसूस होता है कि उनके सपने, उनकी ख्वाहिशों को वाइट लोगों के भेदभाव के द्वारा ख़त्म कर दिया गया है, उनकी आज़ादी के भी वाइट लोगों ने भेदभाव के द्वारा ख़त्म कर दिया है। उस तरसयोग हालातों को इन पंक्तियों में पोइटस बड़े ही हार्ट टचिंग, दिल को छू जाने वाले तरीके से बता रही है। इन द एंड, टू कंक्लूड, वी कैन से दैट द पोइम इज़ नॉट ओनली अबाउट द बैड कंडीशन ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन, बट इट कैन ऑल्सो बी टेकन टू प्रेजेंट अदर टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। अंत में हम लोग सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि ये कविता केवल अमेरिका में रहने वाले ब्लैक लोगों की हालत को ही नहीं बयान करती, बल्कि इसको हम लोग और भेदभावों में के साथ जोड़ के भी देख सकते हैं, जिन भेदभावों में कास्ट, जेंडर, रिलीजन ये सारे आ जाते हैं, जहाँ पे सिर्फ आधार बदल जाता है बट हालात यही हो जाते हैं। किसी के साथ छोटी जात होने के कारण भेदभाव होते हैं, किसी के साथ फीमेल होने के कारण भेदभाव होते हैं, किसी का दूसरे धर्म का होने के कारण भेदभाव होते हैं। द पोइट ऑल्सो वांट दैट नो डाउट, और पोइटस चाहती है कि ना केवल रंग के आधार के ऊपर भेदभाव का अंत हो, बल्कि समाज में फैले हुए हर प्रकार का भेदभाव ख़त्म हो जाए, ताकि ये दुनिया एक बेहतर जगह बन सके रहने के लिए और हम लोग बेहतर इंसान बन सके इस दुनिया में रहकर। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।